हमने ये पढ़ लिया कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, ऑक्टेट रूल क्या होता है और डुप्लेट रूल क्या होता है, वैलेंसी किसी भी एटम के कैसे मालूम की जाती है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद एटम्स या एलिमेंट्स बॉन्ड कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। बॉन्ड्स दो तरीके हैं, या तो एटम्स आपस में एक जैसे आइडेंटिकल या एक जैसे एटम्स, सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे स्टेबल होने के लिए। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, एक ही शेल उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एक ही शेल उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, पहला ही शेल आखिरी शेल है, तो डुप्लेट रूल वाली शर्त आ जाती है कि पहला शेल अगर आखिरी शेल बन रहा है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, तो ये आपके पास बन चुका है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दोनों ही एटम सिमिलर टाइप के हैं। जब सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे तब हमें ये एलिमेंट अब ये दोनों एटम्स, अब ये एटम्स इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है। ऐसे एटम्स जो एक जैसे हो और आपस में बॉन्ड बना ले, ये मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट बन चुका है। मैंने लिया क्लोरीन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन एटम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब आखिरी शेल थर्ड शेल है, तो इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट शेल लास्ट शेल नहीं है तो डुप्लेट रूल तो आएगा नहीं इसमें। आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल कहता है 8 हो तब स्टेबल होगा, तो 8 ये कैसे पूरे कर ले, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना होगा, इसको भी लेना होगा। अब दोनों एक जैसे एटम्स है तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत दोनों की बराबर, तो खींच तो सकते हैं नहीं, क्या कर ले, शेयर कर ले। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब 2 4 6 7 ये 8, ये इस एटम के 8 पूरे हो गए। 2 4 6 7 8 ये 8 इसके भी पूरे हो गए, दोनों का ऑक्टेट रूल फॉलो हो गए। दोनों सिमिलर एटम्स है तो फिर आपके पास ये मिलकर क्या बना लेंगे, एलिमेंट बना लेंगे। When identical atoms form bonds to get stable, they form element. जब एक जैसे एटम्स आपस में बॉन्ड बना ले स्टेबल होने के लिए तो वो एलिमेंट बना लेंगे। दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनेगा? अच्छा, एलिमेंट के लिए एक शर्त और भी याद रखनी है, वो क्या है? फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेटल्स के लिए एटमों की तादाद कितनी होनी चाहिए कोई पाबंदी नहीं है। मतलब अगर कोई मेटल है वो स्टेबल होना चाहता है तो उसके कितने एटम्स आपस में जुड़ जाए तो वो स्टेबल होगा। नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ एटम्स। अगर मेटल एलिमेंट की बात की जाए तो वो कितने एटम्स आपस में जोड़कर स्टेबल होगा, याद रखना मेटल्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। सोडियम के 2 एटम्स भी ले लो वो स्टेबल है, सोडियम के 50 एटम्स ले लो वो भी स्टेबल हो सकते हैं, सोडियम के 1000 एटम्स ले लो वो भी स्टेबल हो जाएंगे। कैल्शियम के 25 एटम्स लो वो भी स्टेबल, कैल्शियम के एक एटम, उसका एक एटम ही ले लो ये भी स्टेबल, और कैल्शियम का अगर आप ले लो कोई आपके पास 10,000 एटम्स तो ये भी स्टेबल होंगे। तो मेटल्स के लिए एटमों की तादाद की कोई लिमिट नहीं। नॉन मेटल्स के लिए क्या होगा? नॉन मेटल्स के लिए लिमिट है, वो लिमिट कौन सी है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं।
the number of atoms must be equal to the number in which they get stable. नॉन मेटल्स के लिए एटमों की तादाद उतनी होनी चाहिए जितनी तादाद में वो स्टेबल हो सके। हाइड्रोजन 2 एटम्स की सूरत में स्टेबल हो गया था, तो हाइड्रोजन 2 एटम्स की सूरत में आएगा, कभी भी 3 एटम्स की सूरत में नहीं आ सकता। क्लोरीन 2 एटम आपस में जुड़े थे, इतने तादाद में वो जाकर स्टेबल हो गया था, तो क्लोरीन 2 एटमों की सूरत में आएंगे, कभी भी वो 3 की सूरत में नहीं आएंगे। ऑक्सीजन 2 एटमों की सूरत में स्टेबल हो सकता है, तो ये 2 एटमों की सूरत में ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन 3 एटम्स ओजोन की सूरत में भी स्टेबल रह सकता है, तो O3 भी आपके पास एक एलिमेंट है। नॉन मेटल्स के लिए एटमों की तादाद की शर्त कितनी है? उतनी तादाद होनी चाहिए जितनी तादाद में वो स्टेबल रह सके। मेटल्स के लिए कोई शर्त नहीं है कि तादाद कितनी हो। नेक्स्ट इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, ये तो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर ली, बॉन्ड्स किस टाइप के बनेंगे वो हमने डिस्कस कर लिए, और मेटल्स के एटमों के लिए कोई लिमिट्स नहीं, नॉन मेटल्स के एटमों के लिए लिमिट होगी। बॉन्ड्स जब आपस में सिमिलर एटम्स बना रहे थे तो एलिमेंट्स बन रहे थे। सिमिलर एटम्स, सोडियम के सिमिलर एटम्स से सिमिलर एटम्स, कैल्शियम के 25 सिमिलर एटम्स, कैल्शियम का सिंगल एटम है, उसके बाद 10,000 एटम्स कैल्शियम के सिमिलर एटम्स है सारे के सारे। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों सिमिलर एटम्स, क्लोरीन सिमिलर एटम्स, ऑक्सीजन सिमिलर एटम्स, यहाँ पर ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स सिमिलर एटम्स। तो सिमिलर एटम्स जब भी आपस में जुड़ेंगे एलिमेंट बनाएंगे। अगर एलिमेंट एज अ मेटल हो, नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपके पास एलिमेंट नॉन मेटल हो, द लिमिट ऑफ द एटम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर इन विच दे गेट स्टेबिलिटी। जितनी तादाद में वो स्टेबल हो सकते हैं उतनी ही तादाद होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने बात की कि जब भी सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो बॉन्ड्स बनने की वजह से एलिमेंट बनेगा। सिमिलर एटम्स बॉन्ड बनाकर एलिमेंट्स बनाएंगे। अगर एलिमेंट बनाने के लिए मेटल्स के एटम हो तो तादाद पे कोई पाबंदी नहीं। अगर नॉन मेटल्स के एटम्स हो तो जितनी तादाद में मिलकर वो स्टेबल हो सकते हैं उतनी तादाद में उन्हें जुड़ना होगा। अब हमारे पास है कि अगर डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बना ले, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो, तो बॉन्ड बनाकर वो केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे, एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे। सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट बनाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बॉन्ड बनाकर केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। केमिकल कंपाउंड्स दुनिया में 2 किस्मों के हैं, आयनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में फर्क है। वो फर्क जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो मैंने लिख लिए हैं, आपको सिखा दूंगा। पहली बात, आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस, ये डेल्टा डिफरेंस के लिए मैंने यहां पर लगाया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो 1.7 से ग्रेटर हो या फिर 1.7 के इक्वल हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम शर्त। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो। दूसरी शर्त, इसमें बॉन्ड कौन से होने चाहिए? आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड, the bond which is formed by complete transfer of electron from one atom to another। एक एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को दे देगा, तो ऐसे बॉन्ड हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, जिसको हम कहेंगे केटाइन। वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन या 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन या जितने वो गेन करेगा उतने इजाफी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होंगे तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एनायन कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहली शर्त, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1.7 की इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, बॉन्ड आयनिक होगा। केटाइन वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एनायन वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब 95% केसेस में केटाइन मेटल का एटम होगा। 95% केसेस में ये जो केटाइन होगा वो मेटल होगा,
और 100% केसेस में हमेशा नॉन मेटल ही एज अ एनायन काम करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएगा। 95% केसेस में आपके पास केटायन मेटल होगा और एनायन 100% हमेशा ही वो जो है वो नॉन मेटल होगा। ये जो केटायन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, हमेशा नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ये केटायन बनेंगे, ये एनायन बनेंगे। मैंने 95% केसेस क्यों कहा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मेटल ही एज अ केटायन काम करे। कभी कभार नॉन मेटल भी एज अ केटायन काम करते हैं, कभी कभार मेटल भी केटायन के तौर पर काम नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर मैंने लिया सोडियम, एक मेटल है, उसका बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। अब सोडियम का मैंने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेक करनी होगी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कितनी है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो हमें बताई गई है वो है 0.93, मैंने लिख ली 0.93। क्लोरीन की है 3.5। अब डिफरेंस मालूम करना है, तो 3.5 माइनस 0.93, इनका डिफरेंस आ रहा है 2.57। अब 2.57 ज्यादा है या 1.7? ऑफ कोर्स 2.57 ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा केटायन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनायन। बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तमाम शर्त पूरी हो गई है, तो ये आपके पास आयनिक कंपाउंड होगा। अब मैं एक दूसरा केस भी बता रहा हूं, अमोनियम NH4 और इसने बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। यहां पर ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, यहां पर अमोनियम केटायन, क्लोराइड एनायन, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। लेकिन न तो अमोनियम मेटल है और ना आपके पास क्लोराइड मेटल है, तो इस केस में मेटल नहीं है। 95% केसेस में केटायन मेटल होगा, लेकिन 5% केसेस में जरूरी नहीं है कि वो मेटल हो। या तो मेटल होगा, वो एज अ केटायन काम नहीं करेगा, या फिर कोई और एलिमेंट या कोई और आपके पास सब्सटेंस आकर एज अ केटायन काम करेगा। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा याद रखना, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलेंगे और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स सिमिलर एटम्स के दरमियान भी बनते हैं, डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी बनते हैं। अब ये कब बनेगा उसके लिए एक शर्त है, वो मैं बता दूंगा आगे। यहां पर बॉन्ड होगा कोवेलेंट, नॉन मेटल नॉन मेटल्स ये आपस में जुड़ेंगे। अब फिर से 100% केसेस में जो आपके पास ये वाला एटम है या एक एटम, उनमें से 100% केसेस में नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरा 95% केसेस में नॉन मेटल होगा और कभी कभार मेटल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड बना लिया पानी के लिए ऑक्सीजन के साथ। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने चेक की तो वो है 3.5। हाइड्रोजन की चेक की 2.1, तो 3.5 ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो मैं मालूम कर रहा हूं, माइनस 2.1 आंसर आएगा आई थिंक 1.4। ये 1.4 जाहिर बात है 1.7 से तो कम हुआ, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट। 3.5 इसका भी 2.1, फिर से आपके पास 1.4 डिफरेंस आएगा, कोवेलेंट। दोनों बॉन्ड्स कोवेलेंट। ये आपके पास नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आपके पास आयंस में कोई भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल है। दूसरी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। मैंने लिया एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5 और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 1.81। अब हमने क्या किया, हमने 3.5 में से 1.81 माइनस कर लेना है, तो 3.5 माइनस 1.81 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिफरेंस मालूम करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1.81, आंसर आ जाएगा 1.69। ये 1.69 1.7 से 0.01 डिजिट कम है, तो इससे साबित हुआ कि ये लेस देन 1.7 है। बेशक मेटल नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड है,
मैंने कहा 95% केसेस में ये एटम नॉन मेटल होगा, लेकिन 5% केसेस में ये मेटल भी हो सकता है। तो आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेंगे, शर्त सिर्फ ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के इक्वल हो या ग्रेटर हो। नॉन मेटल जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे वो तो होगा ही आपके पास कोवलेंट और मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन कभी कभार मेटल भी नॉन मेटल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बना लेता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के दरमियान 1.7 से कम हो। सिंपल लॉजिक जो मैं दे रहा हूं, जब भी एक मेटल और नॉन मेटल बनेगा, 95% वाली केस तो मैंने बता दी है, लेकिन आप जनरली ये याद रखना, जब भी एक मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा और वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। जब भी एक नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा और कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। अब आयनिक हमेशा ही कंपाउंड ही होगा, आयनिक कभी भी आपके पास एलिमेंट नहीं हो सकता, जबकि जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ कंपाउंड भी हो सकता है। अगर दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हो, वो दोनों सिमिलर नॉन मेटल्स हो, तो फिर आपके पास एलिमेंट बनेगा। अगर दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हो और वो दोनों के दोनों डिफरेंट नॉन मेटल्स हो, तब भी वो आपके पास कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना लिया, H2 बना, सिमिलर एटम्स, दोनों नॉन मेटल्स, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल होगा, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। मैंने लिया हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, तो ये HCl बना और ये हमारे पास होगा कंपाउंड मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो कंपाउंड हो। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए शर्त क्या है कि दोनों ही नॉन मेटल आपस में जुड़ने चाहिए, सिमिलर होंगे तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल, डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड मॉलिक्यूल। जब भी मेटल नॉन मेटल मिलेंगे तो जाहिर बात है मेटल अलग किस्म का एटम होगा और नॉन मेटल अलग किस्म का एटम होगा, वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। शर्त फिर से वही आ जाती है कि मॉलिक्यूल एलिमेंटल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयनिक सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड होते हैं, कभी भी वो एलिमेंट नहीं हो सकते। मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए हमें बॉन्ड तोड़ना होगा किसी मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अपेयर हो जाए, मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज तभी अपेयर हो सकता है जब उसमें कोई पोलर बॉन्ड टूट जाए। तो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि बॉन्ड के टूटने के कितने तरीके हैं। बॉन्ड क्लीवेज, याद रखना बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। ये दो टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर 1 होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, इससे रेडिकल्स बनते हैं, फॉर्म्स रेडिकल, अनचार्ज होगा, रेडिकल अनचार्ज होगा, रिएक्टिव होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। होमोलिटिक क्लीवेज है क्या चीज? एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड, उसमें हमेशा याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अगर मैं एक बॉन्ड यहाँ पे तोड़ना चाहूँ, यहाँ पर एक एटम है क्लोरीन, दूसरा एटम है दूसरा क्लोरीन, यहाँ पर एक बॉन्ड मौजूद है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी होगी। वो एनर्जी मैंने दी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रे, सूरज की रोशनी की सूरत में दे दी। उसने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, वो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो दोनों क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा,
ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो चुका है उसका भी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और कितने क्लोरीन मुझे मिलेंगे, 2 क्लोरीन। कोई चार्ज नहीं होगा इनके पास, क्यों, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गए और दोनों ही रिएक्टिव होंगे, इनको हम कहते हैं रेडिकल्स। और ये होमोलिटिक क्लीवेज है जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए। दूसरा जो क्लीवेज होगा वो कहलाता है हीटेरोलिटिक क्लीवेज। अब हीटेरोलिटिक क्लीवेज क्या चीज है वो जरा चेक कर लेते हैं। हीटेरोलिटिक क्लीवेज ऐसा क्लीवेज जिसमें हमें क्या मिल रहा हो, इसमें हमें आयन मिलेंगे जो चार्ज होंगे, ये आपके पास रिएक्टिव होंगे ये आयंस भी, और ये आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहां पर मैंने चेक करना है, याद रखना हमेशा जब भी पोलर बॉन्ड होगा तो वो हीटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, पोलर बॉन्ड वो हीटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, और नॉन पोलर बॉन्ड में कौन सी क्लीवेज होगी, उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये बात याद रखना। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5, इसकी 2.1, किसकी ज्यादा है ताकत, जाहिर बात है क्लोरीन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन खींच लेगा, क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा जब आप इसको पानी में डालोगे। अब इसमें हमारे पास क्या मिल गए, हमें आयंस मिले। जब हीटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम लेगा, कौन सा एटम लेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी वो ऐसे ही रह जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयन बनाने के लिए हीटेरोलिटिक क्लीवेज, रेडिकल बनाने के लिए होमोलिटिक क्लीवेज। नॉन पोलर बॉन्ड्स में होमोलिटिक क्लीवेज होगी और पोलर बॉन्ड्स में हीटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। दोनों ही स्पीशीज जो आपको एंड में मिलेंगे रिएक्टिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होगा कि रेडिकल अनचार्ज होंगे और जो आपके पास आयंस होंगे वो चार्ज होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो होमोलिटिक क्लीवेज से हमें रेडिकल्स मिल रहे हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जबकि हीटेरोलिटिक क्लीवेज में हमें पेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्लोरीन के पास पेड आ चुके हैं, हाइड्रोजन के पास है ही नहीं, अगर होते और ये इसने आयन बनना होता तो पेड ही होते, तो आयंस में हमेशा आपको पेड इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। अगर मुझे मॉलिक्यूलर आयन बनाना है तो उसके लिए मुझे हीटेरोलिटिक क्लीवेज करनी होगी। तो मॉलिक्यूलर आयन के बारे में जरा सीख लेते हैं कि ये बनते किस तरीके से, मॉलिक्यूलर आयन। When charge appears on a molecule, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज अपेयर हो जाए हम कहते हैं कि क्या बन चुका है, मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है। चार्ज के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि हमेशा हीटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। अब इसमें हीटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, ये तो हमें पता चल चुका है, हीटेरोलिटिक क्लीवेज होनी चाहिए इन अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। जब मॉलिक्यूल के अंदर हीटेरोलिटिक क्लीवेज होगी तभी जाकर मॉलिक्यूलर आयन बन पाएगा। याद रखना, क्लीवेज किसी भी कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड सबसे पहले करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी, जो ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड वही सबसे पहले टूटेगा। इन अ सब्सटेंस the bond that is more polar breaks first। सबसे पहले वही बॉन्ड टूटेगा जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी। मैं एक आम से एग्जांपल दे देता हूँ। सब्सटेंस की मैंने बात की है तो मैंने लिया सोडियम, उसका बॉन्ड बना लिया OH के साथ, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1, इसकी 3.5, इसकी 0.93, 2.5 माइनस 0.93 तो 2.57 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 1.4 डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जहाँ पे ज्यादा पोलरिटी वहीं उसी बॉन्ड की ज्यादा, तो जाहिर सी बात है सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान पोलरिटी ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं पानी में इसको डाल दूं, इस मॉलिक्यूल को, या सॉरी ये फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है, इसको डाल दूं तो हमेशा याद रखना कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर आयनिक बॉन्ड हमेशा ही ज्यादा पोलर होता है बनिस्बत कोवेलेंट के। नॉन मेटल ने आपस में बॉन्ड बना लिया तो ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड,
मेटल नॉन मेटल, तो ये आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत ज्यादा पोलर होगा, तो ये पहले टूटेगा। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन है, इस तरीके से बन जाएगा। मैंने दूसरा कंपाउंड लिया, मैंने इस दफा सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर ली, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से स्ट्रक्चरली ड्रॉ करना है, सल्फर 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो हमारे पास एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और ये चौथा ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा जिसके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5, सल्फर की है 2.58। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। 3.5 माइनस 2.1 1.4 डिफरेंस आ रहा है। 3.5 माइनस 2.58 तो 0.92 डिफरेंस आ रहा है। 1.4 ज्यादा डिफरेंस है या 0.92? ऑफ कोर्स 1.4। तो ये बॉन्ड टूटेगा पानी के अंदर, जब आप इसको डालोगे तो यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड भी 1.4 डिफरेंस रखता है, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड्स है। तो पोलर बॉन्ड्स में हमेशा हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स उसी के पास जाएंगे। तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आएंगे, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव आयंस निकलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस मिलेंगे प्लस एक सल्फर, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट आयन इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सल्फेट आयन। अब हमने एक नाइट्रिक एसिड लिया, एक कार्बोनिक एसिड लिया, इसकी हमने क्लीवेज करवानी है हेटेरोलिटिक, तो क्या होगा वो जरा चेक कर लेते हैं। मैंने नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बनाया, नाइट्रोजन, उसने 3 ऑक्सीजन अपने साथ जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाने, एक तो नाइट्रोजन के साथ बना लिया, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस चेक करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज्यादा वो ज्यादा पोलर, और जो ज्यादा पोलर वही बॉन्ड टूटेगा पानी में डालने के बाद। मैंने चेक की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, डिफरेंस आया 3.5 माइनस 3.0 0.5, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0.5। ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो इसमें से 2.1 माइनस किया, आंसर आया 1.4। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है OH बॉन्ड का। अब ये डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, 0.5 कम लग रहा है, तो जाहिर बात है इसका मतलब है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सी क्लीवेज होगी? जब पोलर बॉन्ड हो तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है। इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज किस एटम के पास जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। क्या बनेगा? H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर -1 चार्ज, तो -1 चार्ज। इसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। कार्बोनिक एसिड पे आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड्स है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड्स है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो तो हमने चेक कर ली थी, यहाँ पर 1.4 आ रही थी, वहां पर भी उतनी ही आएगी, तो ये 1.4 है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 1 आ रही है, तो 1 ज्यादा है या 1.4? ऑफ कोर्स 1.4। तो पानी में डालने के बाद 1.4 वाले बॉन्ड्स टूटेंगे। एक हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से मिलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के किसके पास जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर आएगा। तो हमने पूरा जो आयन है वो बना लेना है। कार्बन 1, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव, तो -2। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट आयन। हमारे पास एक है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, उसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 हाइड्रोजन।
अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जाहिर बात है जिसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा पोलर होगा। तो हमने पोलरिटी चेक की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान डिफरेंस आ रहा है 1.4, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान आ रहा है 1.31, तो 1.4 ज़्यादा, इसका मतलब है ये बॉन्ड टूटेगा। इसके साथ साथ ये भी 1.4 वाला है, ये भी 1.4 वाला है, तो ये टूटेंगे कब? जब हम इसको पानी में डाल देंगे। कितने H पॉजिटिव मिलेंगे? 1 2 3 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। और क्या बचेगा पीछे? फॉस्फोरस 1 2 3 4 ऑक्सीजन। कौन कितने चार्जेस आएंगे? जाहिर बात है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव, दूसरे के ऊपर दूसरा नेगेटिव, इसके ऊपर तीसरा नेगेटिव, तो 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉस्फेट आयन। क्या कहते हैं इसको? फॉस्फेट आयन। ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। हमने एसिटिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड में कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 4, फोर्थ बॉन्ड इसने अगले कार्बन के साथ बना लिया। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2, और हाइड्रोजन 1 बना सकता है। कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? जिसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो मुझे पता चला कि इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी है 3.5, कार्बन की है 2.5। 3.5 माइनस 2.5 तो आंसर आएगा 1। 3.5 माइनस 2.5 आंसर आएगा 1.0। तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस 1.0 है। 3.5 माइनस 2.1 आंसर आएगा 1.4। तो 1.4 ज्यादा डिफरेंस या 1.0? जाहिर सी बात है 1.4 ज्यादा डिफरेंस है। तो पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा इन दोनों में से वही नेगेटिव चार्ज लेगा। ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH3, C 1 2 3 3 H। उसके बाद C, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बाकी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से निकल चुका है, तो एक H पॉजिटिव मिलेगा। इसको कहते हैं हम एसीटेट आयन। अब हमारे पास है ऑक्जेलिक एसिड एक, दूसरा है पोटाशियम परमैंगनेट। मैंने क्या किया? मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, इसके भी 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। दूसरा कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड इस कार्बन के, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज? जो ज्यादा पोलर हो, जिसके इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। तो हमने चेक किया 3.5 माइनस 2.1 1.4 डिफरेंस आ रहा है, 3.5 माइनस 2.5 1.0 आंसर आ रहा है, तो 1.4 ज्यादा डिफरेंस है। पानी में डालूंगा तो 1.4 वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस उतना ही है, तो ये टूट जाएगा। अच्छा, कौन सी क्लीवेज होगी? हेटेरोलिटिक, क्योंकि पोलर बॉन्ड्स है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन निकलेगा एज H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव निकलेंगे? 2 H पॉजिटिव निकलेंगे। पीछे क्या बचेगा? कार्बन 1 कार्बन 2, तो 2 कार्बन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन। कितने नेगेटिव चार्ज? एक इसके ऊपर आया, एक इसके ऊपर आया, तो -2। इसको हम कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, ऑक्जेलिक एसिड से बना ऑक्सलेट आयन। अब पोटेशियम परमैंगनेट में हमने चेक किया तो मैंगनीज, उसके साथ 4 ऑक्सीजन है 1 2 3 4, और एक पोटेशियम है, तो वो पोटेशियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? हेटेरोलिटिक क्लीवेज उसमें होगी जिसकी पोलरिटी ज्यादा या इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा। और फिर किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा, वो ही एटम नेगेटिव चार्ज लेगा। तो हमने यहाँ पर डिफरेंस चेक किया, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 1.55 और ऑक्सीजन की 3.5, डिफरेंस मालूम किया 1.95 आ रहा है। मैंने पोटेशियम और ऑक्सीजन का डिफरेंस मालूम किया तो 2.68 आ रहा है। जाहिर बात है 2.68 ज्यादा है, तो बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए? ये वाला बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? जिसकी ताकत ज्यादा हो, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव। पोटेशियम की कम, तो उसके ऊपर पॉजिटिव। पानी में डाल दिया, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव। मैंगनीज, उसके साथ 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? -1, तो ये कहलाएगा परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन। ये तरीका है कोई भी मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए।
जब मॉलिक्यूलर आयन में हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपने करवानी हो तो आप चेक कर लो कि किस बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा है, वही बॉन्ड टूटेगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। जब चार्जेस अपेयर हो गए तो इसका मतलब है आयन बन चुका है। किस चीज़ से बना? एक मॉलिक्यूल से बना, तो मॉलिक्यूलर आयन। तो ये मॉलिक्यूलर आयंस बनाने का तरीका था। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।